3 साल का इंतजार, 23 की तैयारी। जी हां, राजनीतिक नियुक्तियां हो गई हैं, इंतजार समाप्त हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति में जगह दी गई है, लेकिन सवाल ये कि मुहूर्त का इंतजार क्यों था, किस बात का इंतजार था, इतना इंतजार इन नेताओं को क्यों करवाया गया, और सवाल ये भी कि किसने की जगह पक्की, किसका कटा पत्ता, किसने मारा चौका और किसकी गिरी विकेट। इन तमाम बातों पर, इन तमाम सवालों पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे दोपहर की दो टूक में। 3 साल बाद खुला सियासी नियुक्तियों का पिटारा। अट्ठावन नेताओं को मिली राजनीतिक नियुक्ति। चवालीस बोर्ड, निगमों और आयोगों में हुई नियुक्तियां। सरकार का साथ देने वाले विधायकों को मिला 3 साल का इंतजार, 2023 की तैयारी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर मुकेश पारिक जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर वरुण पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर वरुण, आपका भी स्वागत है सर। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हर बार की तरह हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके पास में आ रहा हूँ सर। 3 साल का इंतज़ार तो ख़त्म किया, लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि इंतज़ार क्यों करवाया गया, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार था और क्या ये मुहूर्त सही था? देखिए सुमित जी, जो परिस्थितियां थी देश के सामने, प्रदेश के सामने, उन परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आज अब जो सामाजिक कहना चाहिए व्यवस्थाएं खुलने लगी हैं, हम सब एक पैंडेमिक के दौर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो इन सभी संस्थानों की जो है एक महती आवश्यकता थी। उस वक्त सरकार के जो पॉलिसी डिसीजंस थे वो जनता को महामारी से बचाने के लिए थे, बचाने के साथ में विकास हो, शिक्षा और रोजगार पर फोकस था। अब जो परिस्थितियां जो नई बनी हैं, जिस प्रकार से पैंडेमिक से हम बाहर निकले हैं, तो अब सभी लोग जो है ये फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के जो अपने अपने कहना चाहिए क्षेत्र विशेष जो इनका क्षेत्राधिकार मिलेगा निगमों के द्वारा, वहाँ पे फोकस करेंगे और वहाँ कार्य करेंगे। तो आज की जो अभी जो समय है उसमें ये नियुक्तियाँ होना आवश्यक था, और अब जो समय आ रहा है उसी में उनको काम करने के लिए सर्वाधिक मौका है। तो इसलिए ये नियुक्तियां अभी हुई हैं, सही समय पे हुई हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछला कुछ वक्त काफ़ी असहज गुजरा है। कोरोना काल की बात कर लें, और फिर कई चुनौतियां भी थे आपके सामने। राज्यसभा चुनाव थे, पंचायती राज चुनाव थे, इन सब से भी पार पाना था, तो वक्त नहीं मिल पाया। साथ में बाड़ेबंदी, दो गुट बट गए, उसकी वजह से भी कोट इन कोट सर, उसकी वजह से भी थोड़ी देरी हुई। देखिए सब राजनीतिक परिस्थितियां चलती रहती हैं। कोरोना के कारण जो है चुनाव डिले हुए, राज्यसभा के चुनाव डिले हुए, अलग अलग आपकी पंचायत राज चुनाव थे, निकायों के चुनाव थे, उन सब में डिले हुआ। तो वो ठीक है, हर चीज़ में ही डिले हुआ, तो ये थोड़ा सा डिले हुआ जरूर है। लेकिन आज जो कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ समय था जब ये नियुक्तियां हो, ताकि अब जब पैंडेमिक से बाहर निकलें तो विकास के कार्यों को जो गति देने का हमारा कार्यक्रम है उसमें सहायता मिलेगी। और जो इनके क्षेत्र हैं, जैसे अब चाहे गौ सेवा आयोग हो, विप्र कल्याण बोर्ड हो, जो हमने वादा किया था, हमारे कहना चाहिए उस घोषणा पत्र में था, तो वो सब चीज़ें हमने बनाई हैं और अब इस पर ये कार्य होगा, क्योंकि कार्य करने के लिए समय ही अब है। कार्य करने का समय अब है। मुकेश पारिक जी, समय अब आया है कार्य करने का, देर आए दुरुस्त है। देखिए वैसे दुरुस्त है। आपका जो आज का विषय है, आज का जो आपका विषय है राजनीतिक नियुक्ति और 2023 के चुनाव का प्रभाव, तो जहां तक राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल है, देखा जाए तो हमारा इससे कोई सीधा सरोकार नहीं है। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसका नियुक्ति करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन जहां तक इससे आपने 2023 के जो चुनाव जोड़े हैं, देखिए राजनीतिक नियुक्ति हम सब जानते हैं
कि कांग्रेस पार्टी में किस कारण से लेट हुई, किस प्रकार से 2 पावर सेंटर बनाए गए, फिर बाद में 2 पावर सेंटर बनने के बाद एक बार ऐसी स्थिति आई कि इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अपने समर्थकों को लेके जयपुर के बाद दिल्ली में एक होटल में चले गए, सरकार को अपने समर्थकों के द्वारा गिराने का उन्होंने प्रयास किया, और ये कई चीजें हुई। अभी भी जो इनकी राजनीतिक नियुक्ति हुई है, मेरा ये सीधा कहना है कि सचिन पायलट जी का भारी दबाव होने के कारण जिस प्रकार से उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, सार्वजनिक रूप से भी किया और पार्टी के मंचों पर भी किया, और उसी का इनके जो गुटबाजी थी उसको साधने के हिसाब से इन्होंने जो किया है। लेकिन ठीक है, ये इनका एक आंतरिक मामला है। जहां तक 2023 के चुनाव की बात है, ये चाहे राजनीतिक नियुक्तियां करें चाहे और कुछ करें, रीट जैसे जो इन्होंने अभी गंभीर अपराध जो किए हैं इस परीक्षाओं में, और जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उसको कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अभी तक जो सीबीआई से जांच कराने की मांग है वो इन्होंने पूरी नहीं की। चाहे किसानों से किया हुआ वादा हो, अभी हमारे मित्र स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हमारे जो मैनिफेस्टो में था, तो मैनिफेस्टो में जो इन्होंने चाहे किसानों से जो वादे किए हो, चाहे युवाओं से वादे किए हो, चाहे रोजगार देने की बात की हो और चाहे सुशासन देने की बात की हो, सभी मोर्चों पर ये कांग्रेस की सरकार विफल रही है। और आज 3 साल से अधिक समय के बाद प्रकार से इन्होंने नियुक्तियां की है, इसका प्रभाव कोई जनता पर या इनकी गवर्नमेंट पर लेकिन किसी प्रकार आपको का नहीं कोई लगता है कि सकारात्मक असंतुष्ट प्रभाव नेताओं को अब पड़ने संतुष्ट वाला कर नहीं दिया है। राजनीतिक देश नियुक्तियों की के जरिए? जनता अगले साल चुनाव है, 1.5 साल का वक्त रह गया अब, तो राजनीतिक- चुनाव की एक रास्ता तय कर लिया है मंजिल तक पहुंचने के लिए। देखिए, चुनाव पर मैंने आपको कहा इनकी नियुक्तियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राजस्थान की जनता नहीं, नेता काफी इस असंतुष्ट सरकार थे, के उनको जिस संतुष्ट प्रकार करना, का कार्यकाल रहा है उससे बुरी वही तरह नेता तो प्रभावित वही है। कार्यकर्ता तो काम आएंगे सर चुनाव में। उनकी नाराजगी तो कैसे झेल नहीं, सकते चुनाव हैं? में कार्यकर्ता अब आज जब इसका विश्लेषण हो रहा था तो उसमें ये देखा जा रहा था कि उसमें किस गुट के कौन से हैं, किसके द्वारा किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा किस राजनीतिक नियुक्तियों से कांग्रेस को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये तो इनका आने वाला समय ही बताएगा। मैं वरुण पुरोहित जी से एक बार कमेंट ले लेता हूँ, फिर स्वर्णिम जी मैं आपके पास आता हूँ, मिथिलेश जी से भी एक बार कमेंट ले लेता हूँ। वरुण पुरोहित जी, किस तरह देखते हैं सर इन राजनीतिक नियुक्तियों को? सुमित जी, ऐसा है, लंबे अंतराल के बाद एक सुखद अनुभूति हुई है। संगठन से जुड़े युवक कांग्रेस एनएसवाई से जुड़े लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन जहां तक स्वर्णिम जी कह रहे थे डिले कोई कोरोना के कारण नहीं, 8 साल से कार्यकर्ता परेशान था। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 3 साल ये हो गए, तो कोई कोरोना या कोविड उसमें नहीं अड़ता है। अगर आपको नियुक्तियां करनी थी तो आप तुरंत आते नियुक्ति कर सकते थे। 3 साल का टर्म पूरा था, डबल नियुक्तियां कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई कर सकते। क्या कारण लेकिन फिर भी मानते हैं मैं कह रहा हूं स्वागत योग्य कदम है, देर से किया लेकिन बहुत बढ़िया किया। इसमें जितनी भी नियुक्तियां कारण क्या मान रहे हैं आप डिले को लेकर? सुमित जी, कारण क्या मान रहे हैं सर आप कह रहे हैं आती नियुक्तियां हो सकती थी, नहीं, कारण से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात हाँ, एक बात वो मैं उस पर भी आऊंगा। एक बात मेरी आप सुन लीजिए। क्या हुआ, नियुक्तियों में अधिकारियों की और गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्तियां हो रही थी। तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्तियां होती तो नैराश्य का भाव कम होता है। कांग्रेस पार्टी में 3 साल से नैराश्य का भाव था। आज भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से, मैं कह रहा हूं, स्ट्रेस करके कह रहा हूं, जो कार्यकर्ता जो एलिजिबल है इन चीजों के लिए, उनकी नियुक्तियां नहीं। अब देखते हैं दूसरी लिस्ट में क्या होता है। जो आप कारण कह रहे हो, ये इच्छा शक्ति की कमी है। केंद्रीय जो सिस्टम कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम है उसकी, स्टेट की, अगर आप आते ही नियुक्तियां करते थे, उस समय ना तो कोरोना काल था, ना सचिन पायलट का कोई वो झगड़ा था, कोई नहीं था। दूसरी एक बात, आप विधायकों को नियुक्तियां दे रहे हो, जब आपने उनको टिकट देके विधायक बना दिया, वो भी संगठन के जो कार्यकर्ता है या संगठन में रहकर के काम कर चुके हैं, उनकी नियुक्ति तो उनसे आपने वो कर दी। आला कमान फैसला लेता है, आला कमान के साइन होते हैं, नामों पर मंथन किया जाता है, परमिशन तो दिल्ली से लेनी पड़ती है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है शायद। नहीं सुमित जी, मैंने कहा पहले नहीं लगा करता था राजीव गांधी के कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में, जब भी कांग्रेस इतनी मजबूत थी। जो कार्यकर्ता जो काम करता है 5 साल तक, विपक्ष से झगड़ा करता है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो पार्टी की सरकार आती है, उसको आशा लगती है टिकट नहीं दिया विधायक का तो मुझे कुछ और मिलेगा, वो उसी बेसिस पे तो जनता के बीच में जाएगा। नहीं तो आप काम कर रहे हो 20 साल, 30 साल, 40 साल, आपको जनता कहेगी भाई तुमको कुछ रिवॉर्ड कर ही नहीं रही पार्टी, बार बार पार्टी का नाम लेके क्यों आते हो आप हमारे पास? क्योंकि आपके पास फिर पद भी नहीं होता, आपके पास कोई पावर नहीं, तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? ऐसी बहुत सी बातें। ये सेंट्रल सिस्टम जो पार्टी का है वो,
और स्टेट लेवल की इनको इच्छा शक्ति की कमी थी। 3 साल इनको नहीं निकालने चाहिए थे, अभी तक एक टर्म पूरा हो जाता, दूसरे लोगों की नियुक्तियां हो सकती थी। और विधायकों की नियुक्तियां करना मैं उचित नहीं मानता मेरे स्तर पर कि आप दूसरे कार्यकर्ताओं को उसका मौका दे सकते हो, जो विधायकी दे दी लोगों को आप, लेकिन कंपल्शन है। विधायक भी तो नाराज चल रहे थे भी ले रखा है दूसरे कोई तक तो विधायकों देना का। था ना। और अभी कुछ विधायक आए, दूसरी पार्टी छोड़कर आए, मैंने कहा ना तो उनको भी तो पॉलिटिकल इनाम देना कंपल्शन भी जरूरी था है, ना। लेकिन 3 साल आप, वो मैंने कहा ना पॉलिटिकल कंपल्शन भी था। लेकिन आप और कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दे सकते थे और देनी चाहिए जल्द से जल्द। आप 1.5 साल बाद चुनाव है, आप 40-50 नियुक्तियों से, जिसमें आधे विधायक है, आप क्या ये समझ सकते हो कि पूरा स्टेट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक कार्यकर्ता प्रसन्न होएगा? कैसे होएगा जो आदमी 30 साल से काम कर रहा है? मैं स्वर्णिम जी बात रखिए। देखिए जी, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि अभी मुकेश पारिक जी ने बात कही चुनावों को लेकर के, तो निश्चित रूप से चुनाव में जो राजनीतिक दल है चुनाव लड़ने के लिए हम करते हैं कार्य, समाज के हर वर्ग से, हर कहना चाहिए तबके के लोगों को आज इसमें समाहित किया गया और राजनीतिक नियुक्तियां दी गई जो अपने अपने क्षेत्र विशेष में जाकर के कार्य करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये जो बात करते हैं 2019 का चुनाव देख लीजिए, 20 का देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, जितने चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही। एक स्थिति ऐसी आ गई कि लोगों ने अब तो इनकी लोगों के बीच जाते हैं तो जमानत भी नहीं बचती है। और उसका कारण यह है कि जनता के बीच जाकर के झूठ फैलाना, झूठे तथ्य कहना, झूठे आरोप लगाना, जबकि जनता को राहत मिल रही है और ये कहते हैं कि कोई राहत नहीं मिल रही है। अरे भाई, अगर आपने वादा किया था तो महंगाई कम कर देते हैं, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम कर देते हैं, ERCP की जो आपने प्रधानमंत्री वादा करके गए थे, यहाँ पे ईस्टर्न कैनाल वो प्रोजेक्ट तो आपने भी काफी किया ना सर, आपने कहाँ अटका के रखा, वो सब सारे वादे पूरे हो गए क्या जो आप लोगों ने किए? ठीक है, पर वोट लगाया, ठीक है, राजनीतिक नियुक्तियों पर बात करते हैं। आपने काफी वादे किए हैं, किसानों की आय मिथिलेश जी, रोजगार 2 करोड़। हाँ ठीक है, किसानों की कर्ज माफी की भी बात हुई थी। जब किसान यूरिया मांगने जाते हैं, खाद मांगने जाते हैं, हनुमानगढ़ में उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, बात उनकी कर्ज माफी की करते हैं आप लोग। जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछे जाते हैं सर, विपक्ष से क्या सवाल पूछना। सुनिए मिथिलेश जर्मनी जी, सर जैसे देखिए प्रधानमंत्री जैसे 8 बजे आते हैं टीवी पर, उसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आजकल लिस्ट निकाल देते हैं, शाम को आते हैं, रात को लिस्ट निकल जाती है उनकी। इस लिस्ट को सर किस तरह से देख रहे हैं आप? कांग्रेस तो कह रही है कि अब देखिए उन्होंने चौका लगा दिया है, एंड टाइम पर बजट सत्र से पहले और चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक नियुक्तियां कर दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2023 की ये तैयारी है और उस तैयारी का एक मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जो एक खेमा था, असंतुष्ट खेमा, वो तो अब भी असंतुष्ट ही रह गया। मिथिलेश जी देखिए सुमित जी, अशोक गहलोत जो सियासत का बहुत बड़ा जादूगर है, वो मोहब्बत और अदावत दोनों किस्तों में करते हैं। 38 महीने बाद उन्हें याद आई कि किस किस से हमारी मोहब्बत है, किस किस से हम अदावत। इस नियुक्ति में अगर हम पूरी तरह इसको एनालिसिस करें तो ये साफ तौर पर झलकता है कि जो इनकी मोहब्बत थी पुराने, जैसे धर्मेंद्र राठौड़ उनके नज़दीक हैं, राजीव अरोड़ा उनके नज़दीक हैं, दूसरी तरफ नारायण सिंह जी का एक विकल्प के रूप में सीताराम लांबा, जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, उन्हें जिन्होंने सचिन पायलट के लिए इस्तीफे दिए, चाहे अनिल चोपड़ा या अभिमन्यु सिंह हो, उन तमाम को दूर करते हुए एक बहुत ही बैलेंसिंग क्वालिटी, और प्रियंका गांधी की जो खास रहे, धीरज गुर्जर, जुबेर खान, इनको नियुक्ति देना, और एक तीर से दो निशाने साधने की जो इनकी क्वालिटी है, जैसे आरपीएससी में विश्वास कुमार की पत्नी को जाकर 2 जातियों को संतुलित कर दिया, शर्मा और सैनी, ऐसे ही डॉक्टर चंद्रभान को नियुक्त करके 2 जातियों को समाहित कर दिया, जाट कैबे में खुद आ गए, और कुमावतों के दामाद है तो कुमावतों के। तो कुल मिला के जो लबो लबाब है अशोक गहलोत का, जो बहुत पॉलिटिकल तेज ब्रेन चलता है, उसको देखते हुए इस लिस्ट में उन्होंने कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि तमाम जातियां संतुलित हो जाए, तमाम राजनीतिक समीकरण संतुलित हो जाए। लेकिन जैसे पिछले कार्यकाल में भी कई लोगों को नियुक्ति मिली, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बहुत आखिरी में दी। तो अभी जो वरुण जी कह रहे थे उस बात में बहुत दम है कि जो कार्यकर्ता है उसके मन में हताशा है। हाँ। जो कांग्रेस की नहीं, वही हताशा दूर करने के लिए तो ये जो जाजम बिछाता है, एंड टाइम पे नियुक्तियां की गई, बजट सत्र में कोई समस्या ना आए, बजट सत्र में सब कांग्रेसी संतुष्ट रहे, शायद उसी हताशा को दूर करने की कोशिश थी। चुनाव देखिए, ये सब राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है कि कोई भी विधायक नाराज नहीं हो। अभी और विधायकों को बैलेंस किया जाएगा, लगभग 105 विधायकों को कैसे भी सरकार में भागीदारी देनी है। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नारे लगाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा कांग्रेस में फ्यूचर है नहीं। तो 2023 में, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर में पॉलिटिक्स करती है, उनको समझ में आता है कि जो जैसे रामेश्वर डूडी है,
एमएलए के चुनाव में हार गए, उन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बनाना था लेकिन वो पद नहीं दिया। तो कुल मिलाकर अपनी पॉलिटिकल जो बात है उसको ऊपर रखा है अशोक गहलोत ने। इस सूची से एक मैसेज इसमें बड़ा दिल भी दिखाया अशोक गहलोत ने। रामेश्वर डूडी और उनकी अदावत देखी जा रही थी पिछले कई सालों से, और अब देखिए बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें भी दे दिया उन्होंने। लेकिन अशोक गहलोत निर्विवाद रूप से राजस्थान में फ्री हैंड है और सिंगल मैन आर्मी की तरह डिसीजन ले रहे हैं, और उनके डिसीजन से ही कांग्रेस चल रही है। इस सूची का एक क्लियर मैसेज है। और कास्ट बैलेंस बहुत इंटेलिजेंट वे में किया है, जैसे 8 जाट लगा दिए, 5 गुर्जर लिए, ब्राह्मण लिए, राजपूत लिए, अल्पसंख्यक लिए, एससी लिए, एसटी लिए। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात अशोक गहलोत बात करते हैं कि मैं खुद अपनी जाति से एकमात्र एमएलए और खुद ही मुख्यमंत्री हूं, तो उसका जो उन्होंने आज इस नियुक्ति में बताया कि मैं इसलिए एक एमएलए होकर नियुक्त हूं कि मैं सोशल इंजीनियरिंग ध्यान रखता हूं। मुझे पता है कि हिंदुस्तान की रगों में कास्ट का जो ब्लड है वो बहुत मजबूत है, चाहे हम यूपी में देख ले चाहे राजस्थान में देख ले। तो जातीय रंग को पहचानते हुए सियासी जादूगर ने इस नियुक्तियों में ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है। अब ये कितना कामयाब रहेगा, अभी तो और कई विधायक नाराज है। अशोक बैरवा 4 बार के एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्हें कुछ नहीं बना। ठीक है, ऐसे कई लोग। मुकेश पारिक जी, आपको लगता है ऐसा 11 विधायकों को मौका दिया गया लेकिन पायलट कैंप से एक भी नहीं है, अभी हाउसिंग बोर्ड ये कुछ नुकसान पहुंचा सकता है डिपार्टमेंट 2023 की तैयारी में? मुकेश पारिक जी, बिल्कुल 2023 की तैयारी है। अशोक गहलोत ने जो कहा है कि 2023 में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी स्मितक को तोड़ेंगे, उसमें ये नियुक्तियां एक वेपन साबित हो सकती है, क्योंकि ये सब जो लोग नियुक्त किए हैं सभी जनाधार वाले हैं। इनमें कई यूथ भी है, जैसे पवन गोदारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी रहे, कई लोग अच्छे लिए गए हैं। ठीक है मुकेश जी, उठा के किसी को ला दिया या किसी बाहर से। सर मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस में ये जो मुकेश जी, जो नियुक्तियां हुई है, जिस प्रकार से इनके अंदर असंतोष है, पार्टी 2 भागों में विभक्त है, पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, इन सबको एक साधने का एक प्रयास किया गया है। लेकिन हमारा इससे जो अधिक महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जनता के साथ, जिस प्रकार प्रदेश के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है, जिसमें ऐसे बड़े लोग जिन्होंने इस रीट के परीक्षा में जिस प्रकार का अपराध किया है उनको अभी तक बचाया जा रहा है। अगर ये इतने पाक साफ है तो सीबीआई की जांच कराए, और जो प्रदेश के युवाओं के साथ जो इन्होंने अपराध किया है, जिस प्रकार से उनके साथ जांच कर रही है मुक्ति मिल सके। नहीं, वो एसओजी जांच कर रही है, और आपके टाइम पे भी कई परीक्षाओं में हुई थी ना गड़बड़ी। कितनी सीबीआई जांच हुई उनकी? भैया आज का अखबार पढ़ लो। मुकेश जी देखिए, उस पर नहीं जाते हैं। आपके टाइम पर भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, कितनी परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाई आपने? नकलचियों को, नकल के गिरोह को बचाने के लिए सीबीआई जांच की बात करते हैं, जबकि सीबीआई केवल राजनीतिक व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारने का काम करती है आजकल, और कुछ नहीं करती। जड़ से निकालना है नकल माफिया को, इसलिए अशोक गहलोत ने एसओजी से जांच कराई है, उनको बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जो पनपाए ना आपने नकल माफिया, उनको बचाने के लिए सीबीआई जांच मत करो की मांग मत करो, क्योंकि जनता जानती है आप युवाओं के और भविष्य के विरोधी हो। युवाओं को रोजगार न मिले इसके विरोधी हो, न तो खुद देते हो और कोई द्वेष दे रहा है तो उसका सोना अटकाते हो। सलीम जी ठीक है, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। जांच कराइए, ठीक है सामने आ जाएगा कि सरकार में बैठे हुए लोग ठीक है। मुकेश जी कर रहे हैं, सरकार रीट पर हम लोगों ने काफी डिबेट्स रखी है, उसमें आप भी आए हैं, काफी चर्चा हो चुकी है रीट पर। सुनिए ना सर, राजनीतिक नियुक्तियों पर बात कर लेते हैं। स्वर्णिम जी, जुबेर खान, धीरज गुजर, क्या प्रियंका गांधी का तोहफा इन्हें मिला है? क्या, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ आपसे, इन राजनीतिक नियुक्तियां जो की गई हैं इसमें किस चीज को आधार बनाया गया है? क्या दिमाग में रखकर ये राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं? मानवेंद्र सिंह जसोल को क्या कांग्रेस में आने का तोहफा दिया गया है? देखिए, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब हमारे यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, और मैं आपको ये बताता हूं कि ये सभी जो लोग हैं ये सब जनाधार वाले लोग हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस का आधार बढ़ाने के लिए। अगर आप धीरज गुजर देखें तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया और लगातार काम कर रहे हैं, वर्षों की उनकी मेहनत है। जुबेर खान जिन्होंने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष से राजस्थान में अपना कैरियर शुरू किया, उससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रेसिडेंट रहे और यहाँ पे लगातार विधायक रहे। तो ये सब चीजें काम देखा गया जो उन्होंने योगदान दिया, चुनाव में और आज भी आने वाले समय में और भी और तोहफा दिया गया होनी है। जी क्या कह रहे हैं? यूपी चुनाव में दोनों ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसका तोहफा दिया गया इन्हें।
देखिए यूपी चुनाव नहीं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए जो काम करेगा उसको मिलेगा। अभी तो एक लिस्ट और आने वाली है, आप देखिए। कांग्रेस के लिए तो वरुण जी भी कर रहे हैं। अरे वरुण जी को भाई तो नहीं मिला। मुकेश जी आपको तो नहीं दे सकते ना। मुकेश जी आपको भारतीय नहीं, जनता वरुण जी, पार्टी से मांगना, वरुण जी अगर भारतीय की जनता कह पार्टी रहा हूं, कभी वरुण सत्ता जी में आए की- तो आपके सचिन रहते, पायलट का खेमा तब आप कांग्रेस के लिए मांगना। काम नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं आप? जी सचिन पायलट खेमा कांग्रेस के देखिए, लिए ये काम नहीं क्या कर कह रहा। रहे हैं उनकी तो बात जो छोड़ दीजिए। जो उनके सचिन- विधायक हैं उनको आपके- किसी को मौका नहीं आपके दिया सचिन पायलट जी के नाम तो एडजस्ट कर देखिए लेते हैं आप। कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ठीक जो है, भी मैं ये बने हैं, जानना वो चाह रहा हूँ। देखिए कांग्रेसी हैं सचिन पायलट और बार बार कांग्रेस आवाज से हैं। उठाते रहे थे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। उन्होंने मीटिंग में भी कहा था, अभी 2 दिन पहले उन्होंने तब भी कहा था कि नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाए, काफी लंबा वक्त हो गया है, इससे नाराजगी बढ़ रही है। और एक इंडिकेशन शायद अपने लोगों को सेट करना था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वो लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, देखिए सभी लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी हमारे सम्मानीय नेता हैं। जो वो चाहते हैं, जो बात कहते हैं, और वो होती है कांग्रेस में। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये तो सुनिए 44 बोर्ड और निगमों की नियुक्ति हुई है केवल अभी। इससे पहले जिला स्तर पे हमारे हजारों कार्यकर्ता नियुक्त हो चुके हैं, चाहे जेल समितियां हो, चाहे हमारे विकास समितियों, कॉलेज स्कूलों की, इसमें और इस तरह की बहुत सारी समितियां हैं। ये सब लोग यहाँ पे नियुक्तियां हो चुकी है जिला स्तर पे हमारे निचले कार्यकर्ताओं की। ये तो निगम बोर्ड तो बहुत कम है, अभी तो एक लिस्ट और आएगी, उसमें और नियुक्तियां होनी है। कुछ टेक्निकल कारणों से वो रुका हुआ था। तो आप देखिएगा, तो जो भी हमारे यहाँ पे बने हैं वो सारे वो बने हैं। इस आप देख लेंगे पूरी सूची उठा करके। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, उत्थान का काम कर रहे हैं। तो ये जब सब काम होते हैं तो लिमिटेड सीटें कुछ रह जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। ये सबके साथ एक लिस्ट और आनी है, क्या पता उसमें नाम हो उनका। वरुण जी, सुमित जी, ऐसा है, लिस्ट तो को बहुत बड़ी बची नहीं, बहुत ज्यादा बोर्ड बचे नहीं है। एक सूची और आनी है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, विधायकों को जब आपने टिकट दे दिया, विधायकी दे दी, उससे नवाज दिया, उसके बार बार उनको बोर्ड चेयरमैन भी बना रहे हो, दूसरी समितियों में भी उन्हीं का चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी उन्हीं कहने से करते हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे आदमी हैं उनकी तो आप से ही खत्म कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कैसे होगा? पहली बात ये। दूसरी बात जो आप कह रहे हो, आप मुझे बताइए, आज अशोक गहलोत जी तो खैर वरिष्ठ नेता है, उनके सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं हो, गांव गांव सबको जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फौरी तौर पे देखोगे तो क्या सचिन पायलट या अशोक गहलोत जी अगर सर्टिफाई करेंगे, वही कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा? अगर दोनों के यहाँ जो कोई हाजिरी नहीं लगाता है तो उसका क्या होगा? आप मुझे बताइए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं सेंट्रल सिस्टम की प्रॉब्लम है। सेंट्रल सिस्टम को देखना चाहिए, जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पृष्ठभूमि है, उन लोगों को सेंट्रल सिस्टम को ध्यान होना चाहिए कि भाई इस जिले में ये आदमी है, इस जिले में ये, इस ब्लॉक में ये, उनको उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, और आप बात करें 2023 के चुनाव की, मैं कह रहा हूं तो बहुत दूर है। अभी 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, वो भविष्य की राजनीति तय करेंगे, पूरे देश की भी, राज्यों की भी। सेंट्रल सिस्टम कांग्रेस तो पार्टी शायद को अगर मजबूत होना है, अशोक गहलोत पर मोहर लगा दी। अशोक गहलोत जी के जो चाहते थे वो सब आ गए, शायद सेंट्रल सिस्टम ने तो उसी पर मोहर लगाई जो सीएम ने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी की चहेते की बात नहीं है। अशोक गहलोत जी को बहुत समय हो गया है संगठन से आए, इसलिए उनको आप हो चाहे मैं हूं, सबको जानते होगा। मैंने कहा ना, गांव गांव तक उनकी टिप्स में आदमी है। लेकिन सेंट्रल सिस्टम को भी तो कुछ, सेंट्रल सिस्टम भी तो होता है पार्टी का कोई, जिसको आला कमान कहते हैं, उसको भी तो कोई गाइड करना चाहिए ना कोई चीज को। आप सेंट्रल सिस्टम को पता नहीं कि कौन से जिले में कौन कौन काम कर रहे हैं। अगर सेंट्रल सिस्टम को ये पता नहीं है कि कौन से जिले में कौन कौन 10 कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिनको हमने विधायकी का टिकट भी नहीं दिया कई साल से, तो आप उनको चिन्हित नहीं करना चाहते हो। आप रिपीट कर रहे हो लोगों को, आप विधायकों को नियुक्ति कर रहे हो, तो उससे आप मुझे बताइए जिलों में ब्लॉक लेवल में कैसे कार्यकर्ताओं में राजस्व भाव कम होगा। हाँ, ये सूची जो आई है इसकी मैंने तारीफ करी, स्वागत योग्य। कई 8 साल बाद सुखद अनुभूति हुई है कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये कितनी सी सूची है, आप 11-12 तो आपने इसमें विधायक ले लिए। ठीक है सर, मारू मिथिलेश जानी जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो 57 में से सिर्फ 6 महिलाओं की नियुक्ति। हेलो मिथिलेश जैमिनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं सर। लड़की हूं लड़ सकती हूं बात कही गई, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी बात कही गई, लेकिन सिर्फ 6 महिलाओं की नियुक्ति। देखिए, 6 महिलाओं की नियुक्ति देना और लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये बिल्कुल रूप से ये कह रहे हैं कि हम, कांग्रेस का नारा भी है कि हम
33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं को देंगे, नारी शक्ति को देंगे। लेकिन जो नियुक्तियों में जो महिलाओं को दी गई है नियुक्ति, अभी राजस्थान में हम देखें कांग्रेस में पॉलिटिकली महिलाएं इतनी एक्टिव हैं जिनमें से जिनको जो रेशो दिया गया है वो लगभग बैलेंस है। जैसे कृष्णा पुनिया है तो एक फेस बनाना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं महिलाओं में, और माइनॉरिटी में जो रेहाना जी को दिया गया है, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं मंजू शर्मा को दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है। लेकिन आप लड़की हूं लड़ सकती हूं उसके हिसाब से चुनाव 2023 में सामने खड़े हैं। उसको देखते हुए जो कास्ट इक्वेशन है, राजस्थान बहुत बड़ा जिला है, अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जाट है तो आप नियुक्ति में सबसे ज्यादा जाटों को दी है नियुक्ति, उसके बाद ब्राह्मण है ब्राह्मणों को दी है, तो पॉलिटिकली राजपूत ज्यादातर बीजेपी की तरफ तो राजपूतों का हिस्सा थोड़ा कम किया गया है, अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस को दिया गया। तो अशोक गहलोत ने, और जो सबसे पहले की जो सबसे कोर वोट बैंक है यूपी का, जो गौ सेवा आयोग, जो गौ सेवा की बहुत बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, उनको चुनौती दी है। पहली बार विप्र आयोग, क्योंकि 12% यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक है, तो उसको इंप्रेस करने के लिए एक नया मैसेज है, और जो बरसों से जो इनकी मांग थी उसको पूरा किया है। तो भले राजेंद्र राठौड़ जी ने पिछली बार भी विधानसभा में उठाया इस मुद्दे को कि विप्र आयोग का आपने वादा किया है तो उठाइए, लेकिन अपॉइंटमेंट करना और नियुक्ति करने का अगर क्रेडिट जाएगा तो अशोक गहलोत को जाएगा। देखिए अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस बीजेपी का कोर वोट बैंक था, जल्दी से मैं एक साल और लेता हूं सर आपसे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, तो राजस्थान में मैं फिर से आ रहा हूं सर आपके पास, क्लोजिंग कमेंट आप ही से लूंगा मैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो एक अभिभावक की भूमिका में है और सबका ध्यान रखा जाएगा, क्या इस लिस्ट के बाद ये लगता है कि सबका ध्यान रखा गया है इस लिस्ट में, और इस लिस्ट के बाद क्या ये लगता है कि संगठन में अब नई ऊर्जा आ जाएगी? निश्चित रूप से हमारे संगठन के जो हमारे साथी थे, हमारे साथ लगातार बरसों से काम कर रहे हैं, उन सबको इस लिस्ट में जगह मिली और आगे भी संभावना है जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक उन सबको स्थान मिला। और कहना चाहिए कि एक ऊर्जा है, और हम ये देख रहे हैं कि एक आम आदमी जो काम करता है, डेडिकेशन दिखाता है, उसको जो है नियुक्तियां भी मिल रही हैं और सरकार का समर्थन मिल रहा है। जहां भी हम देखेंगे कि अगर विधायक है या मंत्री है, हमारे यहाँ पे चाहे जन सुनवाई करे चाहे हमारे यहाँ जाए, तो संगठन को साथ लेकर के उसको जाना होता है। तो संगठन में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो पुरस्कृत हुआ है और उसको मौका मिला है, तो ऐसे आगे भी मौके मिलते रहेंगे। आप देख लीजिए। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं सर मैं। मिथिलेश जामनी जी, गहलोत सरकार ने ही इसका विरोध किया था राजनीतिक नियुक्तियों का, 20 सूत्री कार्यक्रम का जब जिला अध्यक्षों को बीजेपी ने उपाध्यक्ष बनाया था तो इसका पुरजोर विरोध किया था। अब बीजेपी के ही कदम पर चल पड़ी है, ये माना जाए? देखिए सुमित जी, सियासत में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। सियासत में विरोध करने का एक ट्रेंड होता है। जैसे अभी मुकेश पारीक जी कह रहे थे कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, तो बीजेपी में नहीं है कि बीजेपी एक मुखी है कि कोई कह रहे हैं मेरे बेटे पर हमला हुआ, आप कहां थे, कोई कह रहे हैं कि मेरी रेखाएं मेरी भी रेखाएं लंबी है। ठीक है सर, मतलब विरोध सिर्फ विरोध तो ये जो सियासतदार है, इन सियासतदारों का स्तर नहीं होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। विरोध करना सिर्फ विरोध करने के लिए ही होता है, ये राजनीति का एक दूसरा रूप है। शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। 3 साल का इंतजार, और क्या ये इंतजार अब 2023 की रूपरेखा तैयार कर चुका है? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।